स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको दो तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया था कि किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में इस वीडियो में भी हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स ही आपके एग्जाम में आते हैं। जो भी संभव न्यूमेरिकल्स हैं उसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूं, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके आधार पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम न्यूमेरिकल लिखें। आप दिए गए अवकल में सिद्ध कीजिए कि, हमारा आज का जो पहला प्रॉब्लम है वह है दिए गए अवकल, डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं, सिद्ध कीजिए कि यह इनएग्जैक्ट अवकल है। सिद्ध कीजिए कि यह अयथार्थ अवकल है। इनएग्जैक्ट बोलते हैं इसको, इनएग्जैक्ट अवकल है। कौन सा अवकल दिया गया है हमें? वह है dp इज इक्वल टू RT अपॉन P dP। माइनस RDT। ठीक है, यह अवकल दिया गया, हमें यह प्रूव करना है कि यह इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। किसी भी अवकल में यथार्थ या एग्जैक्ट होने के लिए राशियों के विकर्ण व्युत्पन्न के अवकलन के मान समान होने चाहिए। विकर्ण व्युत्पन्न के अवकलन के मान समान होने चाहिए, अर्थात RT अपॉन P का, ये जो है हमारा, इसका विकर्ण हो गया ये, और R का विकर्ण हो गया ये। RT अपॉन P का DT के सापेक्ष अवकल और माइनस R का DP के सापेक्ष अवकलन से प्राप्त मान समान होने चाहिए। अतः इसका हमें किसके सापेक्ष? DT के सापेक्ष करना है। तो क्या हो जाएगा ये? D अपॉन DT RT अपॉन P। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? R अपॉन P। इसी प्रकार से माइनस R का DP के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात D अपॉन DP। यहाँ पे क्या होगा? माइनस R। R क्या है? एक नियतांक है, स्थिरांक है। तो स्थिर राशि का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 0। ओके। अतः उपरोक्त दिए समीकरण में विकर्ण से तात्पर्य समझ लीजिए क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, विकर्ण तात्पर्य यह है कि इसके साथ मल्टीपल में है DP और माइनस R के साथ मल्टीपल में DT। तो विकर्ण में इस राशि का अवकलन हम करेंगे DT के सापेक्ष, और DT के साथ जो राशि है उसका अवकलन करेंगे हम DP के सापेक्ष। इसको बोलते हैं हम विकर्ण। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? R अपॉन P और 0। स्पष्ट है कि दोनों मान समान नहीं है, अतः दिया गया अवकल अयथार्थ अवकल है। बस इतना सा लिखना है हमको।
ठीक है, तो यहाँ समझने की चीज है कि जो विकर्ण व्युत्पन्न के अवकलन के मान है वो समान होने चाहिए एग्जैक्ट या यथार्थ अवकल के लिए, और अगर समान नहीं आता है इसका मतलब वो इन एग्जैक्ट या अयथार्थ अवकल है। तो चूंकि हमें यहाँ पर अवकलन के मान समान प्राप्त नहीं होते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो दिया गया अवकल है वो इन एग्जैक्ट या अयथार्थ अवकल है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ध्यान देने की बात है कि विकर्ण व्युत्पन्न क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखें, लिखते रहिएगा आप लोग, किसी पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो मैं यहां लिख देता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 450 किलो पास्कल, 450 किलो पास्कल, ये क्या हो जाएगा, दाब, पास्कल है तो अंडरस्टूड है कि दाब हो गई। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 450 किलो पास्कल दाब पर 4 मोल आदर्श गैस भरी है। कितने मोल है, 4 मोल। और कौन सा गैस भरी है, आइडियल गैस भरी है। ठीक है, आदर्श गैस भरी है, किसमें, पात्र में भरी हुई है, जिस पात्र में टेम्परेचर है हमारा ये और दाब ये। समतापी अवस्था में, ध्यान रखना है, देखिए आप, समतापी अवस्था में पहला निर्वात, दूसरा 250 किलो पास्कल स्थिर विरोधी दाब, 250 किलो पास्कल स्थिर विरोधी दाब के विपरीत तथा इसके विपरीत तथा थर्ड उत्क्रमणीय अवस्था में तब तक प्रसारित किया जाता है जब तक अंतिम दाब 150 किलो पास्कल, उत्क्रमणीय अवस्था में तब तक प्रसारित किया जाता है जब तक कि अंतिम दाब 150 किलो पास्कल ना हो जाए। ठीक है, तो 3 तरह से यहां पे पूछा गया है कि किसी पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 450 केल्विन किलो पास्कल दाब पर 4 मोल आदर्श गैस भरी है। तब पहली अवस्था है संतापी अवस्था में, निर्वात में 250 किलो पास्कल स्थिर विरोधी दाब के विपरीत, और अंतिम दाब 150 किलो तक ना हो जाए जब तक हम उसको प्रसारित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें W का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहला क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब हमें जानते हैं कि निर्वात अवस्था वो होती है जहां पर दाब शून्य होता है। तो निर्वात में मुक्त प्रसार की स्थिति होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात प्रतिरोधी दाब का मान शून्य होता है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। जहां भी निर्वात आता है इसका तात्पर्य हो गया कि जो प्रतिरोधी दाब है वो हो गया शून्य, और अगर दाब शून्य हो गया तो कार्य कितना होगा, ये भी शून्य होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कि स्थिर प्रतिरोधी दाब की अवस्था में गैस द्वारा कितना कार्य किया जाता है। ठीक है,
तो स्थिर प्रतिरोधी दाब की अवस्था में गैस द्वारा किया गया कार्य हम किस फार्मूला से देंगे? कार्य क्या होगा? W इज इक्वल टू PV2 माइनस V1। दाब स्थिर है तो P आएगा यहां पे, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ आपको हम गैस को का प्रसार्य कार्य करवाया था तब बता दिया था। PV2 माइनस V1 दाब आयतन कार्य। यहां पर P जो है वो किसके बराबर है? P2 के। अब P2 का मान क्या है? ये 250 किलो पास्कल। क्या बोल रहे हैं हम? स्थिर विरोधी दाब के विपरीत। तो P2 जो हो गया वो हो गया 250 किलो पास्कल। अब चूंकि गैस का दाब, प्रारंभिक दाब क्या था हमारा? 450 किलो पास्कल। गैस का दाब 450 किलो पास्कल से कहां आ रहा है? 250 पे आ रहा है। प्रारंभिक दाब ये है, यहां से ये परिवर्तन हो रहा है 250 तक कम होता है, अतः उसका आयतन V1 से V2 तक बढ़ेगा, ठीक है। दाब कम हो रहा है तो आयतन क्या होगा? वृद्धि होगा। यहां पे V2 में वृद्धि होगा। V1 व V2 का मान आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारा? PV इजकल टू RT। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है और n मोल ऑफ गैसेस, इसलिए यहां से V का मान क्या आएगा? nRT अपॉन P। इसलिए हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू nRT P1 एंड V2 इज इक्वल टू nRT P2। N, R और T यहां पर स्थिर है, संतापीय अवस्था की बात कर रहे हैं। ताप स्थिर है, R स्थिर है और N भी स्थिर क्वांटिटी है। तो V1 और V2 का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अतः W इज इक्वल टू, इस इक्वेशन का हम प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। W इक्वल टू PV2 माइनस V1। इसका तात्पर्य क्या हो गया? अगर हम V2 और V1 का मान रख दें तो क्या आ जाएगा यहां पर? P इंटू nRT 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, ठीक है। V1 और V2 का मान हमने पुट कर दिया। P2 हमारा है 250 किलो पास्कल, P1 हमारा है 450 किलो पास्कल, ठीक है। P1 प्रारंभिक दाब था हमारा 450 किलो पास्कल और जो विरोधी दाब है वह है हमारा 250 किलो पास्कल। तो P1 और P2 का मान हम जो भी समीकरण प्राप्त हुआ है उसके अंदर रख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास N दे रखा है 4 मोल, T दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 298 केल्विन, ठीक। और R का मान ले लेंगे हम वही 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इन सारों मानों को P1, P2, N, T और R का मान अगर हम इस समीकरण में रख दें तो हमारा जो W का मान है
वो प्राप्त हो जाएगा। चेक कर लेना 4955.144 जूल। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना। और अगर आपके एग्जाम में आता है तो डेसिबल के बाद 1 डिजिट तक भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा जो पार्ट है अब वो करेंगे हम। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि उत्क्रमणीय अवस्था में तब तक प्रसारित किया जाता है जब तक कि अंतिम दाब 150 केल्विन पास्कल ना हो जाए। मतलब अंतिम दाब 150 किलो पास्कल, यहां तक जब दाब प्राप्त हो जाए तब तक प्रसारित करते हैं, तब कार्य क्या होगा। हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रसार के लिए उत्क्रमणीय प्रसार के लिए W मैक्सिमम का मान होता है 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है, यहाँ भी दाब क्या हो रहा है, प्रारंभिक दाब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रारंभिक दाब आपका बताया गया था कितना, 450 किलो पास्कल। और अंतिम दाब बताया हम आपको, अंतिम दाब है आपका 150 किलो पास्कल। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दाब में परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम इस सूत्र का, फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया P1 और ये हो गया आपका P2। N आपका गिवन है, T आपका गिवन है। तो इस प्रकार से यह सारे मान यदि हम रख दें तो W मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगा 10889.104 जूल। ठीक है, यहाँ पे आपका N का जो मान दे रखा था वो 4 मोल था और T दे रखा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 298 केल्विन। R का मान वही रखेंगे हम 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो P1, P2, N और T का और R का मान रख दें तो हमें W मैक्सिमम का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे।